हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ शालिनी। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13। और इस वीडियो में एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सी, इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो हम क्लास 6 में बहुत अच्छे से डिस्कस करके आए हैं। स्टिल अगर आप कंसेप्ट्स की जो वीडियोस है वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इनके कंसेप्ट्स जो हैं वो इजीली समझ सकते हैं। और जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो साथ ही में भी मैं इनके जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चैप्टर है दिस इज़ ऑल अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रा होता क्या है? कोई भी आपकी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, जब हम उसको इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सॉल्व करते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू में सॉल्व करेंगे, उसको बोलता जाता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? चार चीज़ें होती हैं, चार चीज़ों को मिलाकर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। सबसे पहले कांस्टेंट, दूसरा है वेरिएबल, तीसरा है ऑपरेशंस, एंड नेक्स्ट वन इज टर्म्स, जिसको बोलते हैं। बेसिकली ये टर्म्स जो हैं इन्हीं से बनती हैं। तो देखिए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि तीन चीज़ों को मिला के हमारी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट होती है। सबसे पहला होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स वो वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 5, 9, जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं ये क्या होंगे? कांस्टेंट। अगर आपने 2 लिखा है तो दैट विल रिमेन 2। अब आता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वो ऐसी वैल्यूज़ जिनकी वैल्यू वेरी करे। तो वेरिएबल्स क्या हैं हमारे? हम अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम A to Z। अब जैसे मैंने लिख दिया ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 15, इट कैन टेक एनी वैल्यू। सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। थर्ड चीज़ होती हैं ऑपरेटर्स या फिर ऑपरेशंस, जिसको बोलते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और नेक्स्ट आ जाता है टर्म्स, जैसे इसमें लिखा है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो उसको बोला जाता है टर्म। जैसे ये 6xy, ये एक टर्म है, इसमें ये कांस्टेंट भी है और ये वेरिएबल्स भी हैं। तो ये कंसेप्ट है हमारा। अब हमें सेपरेट करनी है कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल टर्म्स। अब देखिए, कांस्टेंट टर्म क्या होगी? यहाँ पे हमारी सिर्फ एक ही कांस्टेंट टर्म है, दैट इज 8। जैसे मैंने बताया, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 8 की वैल्यू 8 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अब आ जाते हैं आपके वेरिएबल टर्म्स। अब वेरिएबल टर्म्स में ये जितनी भी 8 को छोड़ के सभी वैल्यूज़ गिवन है, ये सारी वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्यों हैं? क्योंकि इनमें वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। x, y, a, z, ये सभी क्या है? हमारे वेरिएबल्स हैं। तो इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, सो दीज आर वेरिएबल्स। सो जिस टर्म में वेरिएबल आ गया वो वेरिएबल टर्म्स हो गई, जो अकेली कांस्टेंट से बनी हुई है वो कांस्टेंट टर्म हो गई। सो वेरिएबल टर्म्स आर ऑल एक्सेप्ट 8. Now question number 2, for each expression given below state whether it is monomial, binomial or trinomial. अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब जैसे सपोज कीजिए मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 3x प्लस वाई। x की कोई वैल्यू हो सकती है, y की कोई वैल्यू हो सकती है। जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये है हमारा एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन हम इसको डिफाइन करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जो कि है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और इसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। पॉली हम तब यूज़ कर लेते हैं, मोनोमियल को छोड़ के जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो पॉली होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अब मोनोमियल का मतलब क्या है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगी,
ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी एक्सप्रेशन में एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म्स है? आपने यहाँ पे ध्यान रखना है 2 ऑपरेटर्स का, एक है प्लस, दूसरा है माइनस। जहाँ पे आपका प्लस या फिर माइनस आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वहाँ पे आपकी टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी। अब जैसे ये फर्स्ट हमारे पास है 2x डिवाइड बाय 15, तो मैंने आपको क्या बोला है कि आपने प्लस और माइनस का सिर्फ ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या है, डिवाइड। अगर मैं इसको लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी, तो ये कंप्लीट क्या है, सिर्फ सिंगल टर्म है, वन टर्म है ये। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एक टर्म आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अब देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, तो मतलब ये एक टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। अब कितनी टर्म्स आ गई यहाँ पे, टोटल 2 टर्म्स आ गई। अगर 2 टर्म्स आ गई तो दिस इज बायनोमियल। थर्ड वन इज 3x स्क्वायर इंटू 5x। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसको वो बाइनोमियल लिखेंगे। बाइनोमियल नहीं लिखना माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। जब भी हम अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैटेगराइज करेंगे, उसमें ये चेक करेंगे कि कितनी टर्म्स हैं। टर्म्स किसके बेसिस पे हमें देखनी है, सिर्फ प्लस और माइनस के बेस पे। सो अगेन दिस इज सिंगल टर्म, सिर्फ एक ही टर्म है इसमें, सो दिस इज मोनोमियल। नाउ अब देखिए इसमें एक प्लस है, एक माइनस है, तो टर्म्स देखिए कितनी हो गई। ये फर्स्ट टर्म हो गई, 2a सेकेंड टर्म हो गई, 3a थर्ड टर्म हो गई। अब टोटल इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। तो दिस इज ट्राइनोमियल। अब नेक्स्ट, अब इसमें 2 ऑपरेशंस है, एक है नेगेटिव, एक है डिवाइड। देखिए ये आपकी एक टर्म हो गई और ये कंप्लीट आपकी सेकंड टर्म हो गई, क्योंकि डिवाइड वाली जो भी आपकी टर्म्स होती हैं वो उसको एक ही कंसीडर करते हैं हम। सो एक टर्म, ये सेकंड टर्म, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई इसमें, 2। सो दिस इज बाइनोमियल। नेक्स्ट है, अब इसमें एक है मल्टीप्लाई, एक है डिवाइड। ना ही इसमें प्लस है, ना ही इसमें माइनस है, तो इस कंप्लीट को हम क्या लेंगे, 1 टर्म। अब मल्टीप्लाई डिवाइड को अलग अलग टर्म्स नहीं लेना, इसको कंप्लीट 1 टर्म लेंगे। सो दिस इज मोनोमियल एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट, ये तो है डिवाइड, इसका मतलब ये क्या हुई, सिर्फ एक टर्म हुई। ये हमारी सेकंड टर्म हुई क्योंकि बीच में आ गया प्लस। तो टोटल कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो 2 हैं, तो ये बायनोमियल। सो 8th पार्ट इज 12 माइनस 5z माइनस 4। अब देखिए इसमें देखने को तो ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, लेकिन ये यहाँ पे 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स क्यों है, क्योंकि 12 और 4 ये क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो उस टाइम पे आपको अनलाइक टर्म्स को काउंट करना होता है। अनलाइक मीन्स जो अलग अलग हों, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इसको हम एक ही बनाएंगे। 12 माइनस 4, 8 माइनस 5z। सो अब ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये मेरी सेकेंड टर्म। तो टोटल टर्म्स हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, 2। सो दिस इज बाइनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास है a³ माइनस 3ab स्क्वायर इंटू सी। सो देखिए ये तो हमारी एक टर्म है और ये हमारी दूसरी टर्म है। दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म। क्योंकि मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली जो टर्म्स होती हैं उनको हम इकट्ठा ही एक ही कंसीडर करते हैं। तो टोटल टर्म्स कितनी आ गई, 2 है, तो दिस इज
binomial. Now question number 3, write the coefficient of. अब ये जो coefficient है, अब इसका क्या मतलब है? कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई टर्म होती है उसके फैक्टर्स क्या होंगे। और फैक्टर्स का मतलब क्या है? अब देखिए, हमें कोफिशिएंट किसका लिखना है? एक्स वाई का लिखना है इन -3aXy। -3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है। अगर मैं बोलूं कि x एंड y ये सभी आपस में फैक्टर्स हैं और x एंड y का कोफिशिएंट लिखना है, हम क्या करेंगे? x और y को छोड़कर जो बाकी बच जाएगा वो उसका क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट बन जाएगा। तो बेसिकली कोफिशिएंट क्या होता है किसी पॉलिनोमियल में? एनी फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जितना पार्ट आपको गिवन है उसको छोड़ देना है, बाकी जो बच गया मोनोमियल में तो वो आपने लिख देना है। नेक्स्ट है जेड स्क्वायर इन पी स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो जेड स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, बचा क्या? पी स्क्वायर वाई। थर्ड है एम एन इन माइनस एम एन। तो हमारे पास क्या है? माइनस एम एन। हमने एम एन का कोफिशिएंट लिखना है तो एम और एन दोनों ही हटा देंगे, बचा क्या हमारे पास? -1। So -1 is the coefficient of mn in -mn. फोर्थ पॉइंट है 15 in -15p²। सो -15p² लिख लेते हैं। अब हमें कोफिशिएंट किसका ढूंढना है? 15 का। 15 इसमें से हटा देंगे, बच क्या जाएगा? -p²। Question number 4, for each of the following monomials write its degree. अब डिग्री का मतलब क्या है? अब देखिए, ये सभी आपको मोनोमियल गिवन है। मोनोमियल का मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ एक ही टर्म आपको गिवन होगी। अब डिग्री क्या होता है? इट इज द पावर ऑफ द वेरिएबल्स। डिग्री को हम बोलेंगे पावर ऑफ वेरिएबल्स। पावर का मतलब क्या है? अब ये 7y लिखा है तो y की पावर कितनी है? यहाँ पे 1। तो इस मोनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 1। आपने अपना वेरिएबल देखना है। वेरिएबल मेरा क्या है? y। इसकी पावर कितनी है? 1। सो डिग्री विल बी 1। अभी यहाँ पे देखिए, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और दूसरा है y। सबसे पहले मैं x की डिग्री देखूंगी। x की डिग्री कितनी है? 2। y की डिग्री कितनी है? 1। अब क्योंकि मेरे मोनोमियल में दो वेरिएबल्स हैं तो मैं यहाँ पे दोनों की डिग्रीज को क्या कर दूंगी? ऐड। सो इस पूरे मोनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी आ गई? 3। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x है, y है, z है। x की डिग्री 1, y की पावर 2, z की पावर होती है 1। सो हमारी डिग्री क्या होगी? यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे, दैट इज 4। नेक्स्ट है -9y² z³। अब y और z दो मेरे पास वेरिएबल्स हैं। y की पावर 2 है, z की पावर 3 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी डिग्री निकल आएगी 2 + 3 दैट इज 5। यहाँ पे हमारे पास m³ n की पावर 4। सो डिग्री निकालने के लिए दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक m और दूसरा n। m की पावर हमारे पास 3 है, n की पावर हमारे पास 4 है। सो डिग्री कैसे निकलेगी? 3 + 4 दैट इज 7। सिक्स्थ पार्ट में आपके पास -2p² q की पावर 3 r की पावर 4। तो डिग्री कैसे निकालेंगे? सबसे पहले p की पावर कितनी है?
2, Q की पावर कितनी है 3, R की पावर कितनी है हमारी 4, तो डिग्री विल बी 9। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए, अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमने मोनोमियल की डिग्री फाइंड की, अब पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करनी है। पॉलिनोमियल में जितनी भी हमारी टर्म्स होती हैं, तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब की हम डिग्री लिखेंगे, फिर हम उन सब की डिग्री को करेंगे कंपेयर। जो भी लार्जेस्ट डिग्री होगी दैट विल बिकम द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब समझते हैं इसको। ये मेरे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म मेरी है 3y³। अब इसकी डिग्री लिख लेते हैं कितनी बनी। दिस इज y की पावर कितनी है 3, तो डिग्री 3 बन गई। नेक्स्ट है x² y², इसकी डिग्री निकालिए, दैट इज 2 + 2 4। नेक्स्ट मेरे पास टर्म है 4x, इसकी डिग्री निकालिए, x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, सो डिग्री 1। तो 3 डिग्रीज आ गई मेरे पास, 3, 4 और 1। इनमें से लार्जेस्ट क्या है 4। नाउ दिस 4 बिकम्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो लार्जेस्ट डिग्री को हम फाइनल आंसर में लिखेंगे, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। सो ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, क्योंकि माइनस है बीच में प्लस है, तो सबसे पहले इसकी डिग्री लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगी 3 + 2 5। नेक्स्ट हमारे पास है 6p² q की पावर 5, तो 2 + 5 7। नेक्स्ट है p की पावर 4 q की पावर 4, 4 + 4 8। तो 3 डिग्रीज आ गई 5 7 8। विच वन इज लार्जेस्ट 8, तो इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री आ गई 8। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये है एक ये है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कैलकुलेट कीजिए। m की पावर है 1, सो 1 + 6 7। नेक्स्ट मेरे पास टर्म है ये वाली, n की पावर 1 है, तो डिग्री 3 + 1 दैट इज 4। सो 2 डिग्रीज हैं, एक 7 एक 4, लार्जेस्ट कौन सी है 7, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री आ गई हमारे पास 7। फोर्थ पॉइंट है, अब देखिए ये तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की कभी भी कोई डिग्री नहीं होती, वेरिएबल्स की डिग्रीज होती हैं। तो हमें सबसे पहले तो इसकी डिग्री फाइंड करनी है, फिर इसकी करते हैं। तो यहाँ पे y की पावर 1, सो डिग्री बन गई 2 + 1 दैट इज 3। हेयर इज ओनली 2, 2 डिग्रीज हैं 3 और 2, विच वन इज लार्जेस्ट 3, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 3। फिफ्थ पार्ट में सिर्फ आपके पास ये टर्म है जिसमें वेरिएबल है, तो इसकी तो कोई डिग्री नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। सो x की पावर कितनी है 1, तो एक ही डिग्री है, वही आपके पॉलिनोमियल की डिग्री बन गई, सो डिग्री विल बी 1। सिक्स्थ पार्ट है, तो 2 टर्म्स है हमारे पास। सबसे पहले इसकी डिग्री काउंट कीजिए, 2 + 1 दैट इज 3, और यहाँ पे y की पावर 1, z की पावर 3, ये है 4। सो 2 आगे डिग्रीज, इनमें से बड़ी डिग्री क्या है 4, सो इस पूरे पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या बन गई 4। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।